हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको सूचना प्राप्त हो चुकी होगी कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। क्या दोस्तों, जल्द ही आने वाली है। न्यूज़पेपर में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट करवाना होता है गवर्नमेंट को या किसी भी भर्ती बोर्ड को, वो एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। अब दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जनवरी से शुरू हो जाएंगे। कब से शुरू हो जाएंगे? जनवरी से शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। उसी के संबंध में दोस्तों हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हम सर्वप्रथम साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं, और यह क्लास दोस्तों डेली 9 बजे रात को होगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आर व्हिटेकर द्वारा दिए गए किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है? यानी दोस्तों प्रोटिस्टा किंगडम में कौन सा जीव शामिल है? प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, यानी जगत किंगडम को जगत बोला जाता है, इसके बारे में बताने वाले कौन थे? आर व्हिटेकर थे। कौन थे दोस्तों? आर व्हिटेकर थे। इस बात को नोट करिएगा। इसके अंतर्गत नोस्टाक, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, अमीबा और प्रोटोजोआ, अनाबीना, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, या फिर दोस्तों एक कोशिकी शैवाल, डायटम, स्लाइडम मोल्ड, और या दोस्तों प्रोटोजोन्स। बताइए कौन शामिल होते हैं व्हिटेकर के प्रोटिस्टा किंगडम जगत में? दोस्तों प्रोटिस्टा किंगडम जगत के जो जीव होते हैं ये सामान्य रूप से जलीय जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं दोस्तों? जलीय जीव होते हैं। इनमें दोस्तों जो प्रजनन की क्रिया है वह अलैंगिक और यौन अलैंगिक माध्यम से होती है। किस माध्यम से होती है? अलैंगिक माध्यम से अधिकतम प्रजनन की क्रिया होती है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों जो प्रोटिस्टा समूह है इसके अंतर्गत दोस्तों प्रोकैरियोटिक, उपभोक्ता और प्रोटोजोन्स शामिल होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और दोस्तों उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत स्लाइम आता है, ये सभी शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन डी हो जाएगा, एक कोशिकीय शैवाल। और दोस्तों इसके अंतर्गत डायम आता है, स्लाइड मोड आता है और प्रोटोजोन्स आते हैं। इस बात को नोट करिएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? यानी दोस्तों कौन सा ऐसा अंग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। इसका क्वेश्चन यह है कि कौन इसमें लाल शैवाल आमतौर पर कहां पाई जाती है? क्या दोस्तों? लाल शैवाल आमतौर पर कहां पाई जाती हैं? ये दोस्तों इसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। ऑप्शन सही है दोस्तों, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। इसका क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि लाल शैवाल आमतौर पर कहां पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोस्तों। लाल शैवाल की दोस्तों यदि बात की जाए तो इसके उदाहरण है दोस्तों आयरिस काई। कौन सी काई? आयरिस जो काई होती है वह लाल शैवाल का उदाहरण है। इसके साथ साथ दोस्तों कोरलीन शैवाल। कौन सी शैवाल? कोरलीन जो शैवाल होती है वह भी किसका उदाहरण है? वह भी दोस्तों लाल शैवाल का उदाहरण है। और ये दोस्तों कहां पाए जाते हैं? ये जल निकाय में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? जल निकाय में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कौन सी पद्धति की प्रणाली दोस्तों? द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई? कैरोलस लीनियस के द्वारा, स्ट्रिकलैंड के द्वारा, हेक्सले के द्वारा, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा? बताइए द्विनाम पद्धति प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों जो द्विनाम पद्धति प्रणाली है इसको देने वाले कैरोलस लीनियस थे। कौन थे दोस्तों? कैरोलस लीनियस थे। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टेरिडोफाइट के प्रमुख अभिलक्षण ... हैं।
संवहनी तंत्र की उपस्थिति, पुष्पों की अनुपस्थिति, फलों की अनुपस्थिति, या दोस्तों उपर्युक्त सभी। बताइए टेरिडोफाइट के प्रमुख लक्षण हैं, कौन कौन से हैं? दोस्तों टेरिडोफाइटा जो होता है, टेरिडोफाइट जो होते हैं, ये पौधे के शरीर को चालन के लिए एक विशेष ऊतक होने के अलावा जड़ों, उपजी और पत्तियों में विभेदित किया करते हैं। क्या दोस्तों? ये दोस्तों पौधों को जड़ों और पत्तियों के आधार पर क्या करते हैं? विभेदित करते हैं। ये यूं कहें कि अलग अलग कहते हैं। दोस्तों पादप जगत, यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा पादप जगत की। किसकी? पादप जगत की। पादप जगत की यदि बात की जाए तो दोस्तों पादप जगत को 5 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में? 5 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला समूह है दोस्तों थैलोफाइटा। क्या है दोस्तों? पहला थैलोफाइटा है। दूसरा समूह कौन सा है? दूसरा है दोस्तों ब्रायोफाइटा। कौन सा है दोस्तों? ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा है दोस्तों? टेरिडोफाइटा। क्या दोस्तों? टेरिडोफाइटा। वहीं चौथे की बात की जाए, चौथा है दोस्तों जिम्नोस्पर्म। कौन सा है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म चौथा है। वहीं पांचवी की बात की जाए तो पांचवा है दोस्तों आवृतबीजी। कौन सा है दोस्तों? आवृतबीजी। ये दोस्तों किसके प्रकार हैं? पौधों के, पादप के प्रकार हैं। किसके दोस्तों? पादप के प्रकार हैं। यानी पादप जगत को इन 5 भागों में बांटा गया है। इस बात को याद रखिएगा। यहां पर पूछा है टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो टेरिडोफाइटा होता है इसके प्रमुख लक्षण उपरोक्त सभी हैं। यानी दोस्तों इसमें संवहनी तंत्र की उपस्थिति भी होती है, इसके साथ साथ दोस्तों इसमें पुष्पों की उपस्थिति भी होती है, और दोस्तों इसमें फलों की उपस्थिति भी होती है। किसकी दोस्तों? फलों की भी उपस्थिति होती है। इस बात को नोट करिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी विवरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों जीव जंतुओं की संरचना यानी स्ट्रक्चर, उसके स्वरूप और उसकी जो पारिस्थितिकी वितरण होता है, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जूलॉजी कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है, सौरोलॉजी कहा जाता है, या दोस्तों एंथ्रोलॉजी कहा जाता है? बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वहीं दोस्तों बात की जाए यदि बॉटनी की, चलिए बॉटनी की बात कर लेते हैं, तो इसमें दोस्तों पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? पौधों की संरचनाओं का, उनके स्वरूप का, यानी पौधों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। वहीं बात की जाए सौरोलॉजी की, तो दोस्तों यह छिपकली का अध्ययन कहलाता है। किसका दोस्तों? छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? छिपकली का जो अध्ययन है वह सौरोलॉजी कहलाता है। इस बात को नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह जूलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूलॉजी। जूलॉजी कहलाता है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप एवं उनकी पारिस्थितिकी का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी की यदि दोस्तों बात की जाए तो जूलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे? जूलॉजी शब्द की संरचना करने वाले कौन थे? तो अरस्तु थे। कौन थे दोस्तों? अरस्तु साहब ने जूलॉजी शब्द का विकास किया था। यानी जूलॉजी का जनक भी किनको कहा जाता है? अरस्तु महोदय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में है? मशरूम, खमीर, जीवाणु या काई? बताइए मोनेरा समूह में कौन शामिल है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम की बात की जाए दोस्तों, मशरूम क्या होता है? कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। वहीं खमीर की बात की जाए यह भी कवक होता है। लेकिन दोस्तों जो काई होता है ये प्लांटी होता है। क्या होता है? प्लांटी होता है। जबकि मोनेरा समूह के अंतर्गत कौन आता है? जीवाणु आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? जीवाणु आते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। टैक्सन मोनेरा आपने नाम सुना होगा। पहली बार दोस्तों टैक्सन मोनेरा को पहली बार 1866 में अर्स्ट हैकले द्वारा एक फाइलम के रूप में प्रस्तावित किया गया। जो दोस्तों ये मोनेरा है, इस समूह को किसने प्रस्तावित किया? तो इस समूह को प्रस्तावित करने वाला हैकले साहब थे। कौन थे दोस्तों? हैकले साहब थे। इन्होंने दोस्तों कब? 1866 में इसको किस रूप में परिभाषित किया था? फाइलम के रूप में। किस रूप में? फाइलम के रूप में इसे क्या किया था दोस्तों?
प्रस्तावित किया था। दोस्तों बैक्टीरिया के लिए जैविक और वैज्ञानिक रूप से सही नाम क्या है? मोनेरा है। दोस्तों बैक्टीरिया के लिए जैविक और वैज्ञानिक रूप का जो सही नाम है वह मोनेरा है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों मोनेरा एक ऐसा मतलब एक प्रकार से समूह यानी राज्य आप समझ सकते हैं। मोनेरा एक ऐसा राज्य या समूह है जिसमें दोस्तों बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल संगठन के साथ एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या दोस्तों? प्रोकैरियोटिक संगठन के साथ। किसके साथ? प्रोकैरियोटिक संगठन के साथ, जिसमें दोस्तों प्रोकैरियोटिक संगठन के साथ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। कौन होते हैं? एक कोशिकीय जीव भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? मोनेरा समूह के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गैर हरा परपोषी पौधा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। गैर हरा परपोषी पौधा, फर्श, शैवाल, कवक या काई? बताइए। बताइए दोस्तों। दोस्तों जो गैर हरा परपोषी पौधा है वह क्या है? वह कवक है। कौन सा है दोस्तों? कवक है। कौन है दोस्तों? कवक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके अध्ययन की बात की जाए तो इसका जो अध्ययन है वह दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। इस बात को नोट करिएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण कवक के लिख लीजिए दोस्तों। जैसे हो गया खमीर। क्या हो गया? खमीर इसका उदाहरण हो गया। खमीर के साथ साथ दोस्तों मशरूम भी इसी का उदाहरण है। मशरूम के बाद दोस्तों मशरूम के बाद दोस्तों मोल्ड। मोल्ड भी क्या है दोस्तों? एक कवक ही है। और दोस्तों जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वह दोस्तों काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, जो दोस्तों कोशिका भित्ति होती है कवक की, वह किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इस बात को भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा लियो, इक्वस कैविलस, पेंथेरा टिग्रिस या दोस्तों फेलिस डोमेस्टिका? बताइए। जो बिल्ली है दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? दोस्तों पेंथेरा लियो। यह दोस्तों शेर का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? शेर का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा लियो है। वहीं इक्वस कैविलस की बात की जाए तो इक्वस कैविलस घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। किसके दोस्तों? घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। वहीं दोस्तों बात की जाए पेंथेरा टिग्रिस की तो पेंथेरा जो टिग्रिस है दोस्तों यह बाघ का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है। वहीं बात की जाए दोस्तों बिल्ली के वैज्ञानिक नाम की तो उसका बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। क्या दोस्तों? फेलिस डोमेस्टिका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, निम्नलिखित में से किसे एनिमेलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया? दोस्तों एनिमेलिया जगत, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत बिल्ली आती है। कौन आती है? बिल्ली आती है, शेर भी आता है, बाघ भी आता है, वहीं इसके साथ साथ दोस्तों घोड़ा, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आते हैं। इस बात को नोट करिएगा। और इसमें पूछा गया है वर्गीकृत नहीं किया गया, मेटाजोआ, प्रोटोजोआ या दोस्तों चोवा, नोजोआ या दोस्तों पिपियंस? बताइए। दोस्तों सभी जो जीव जगत है, जो सजीव जगत है, इसको 5 अलग अलग जगतों में डिवाइड किया गया है। किसमें दोस्तों? 5 अलग अलग भागों में जगतों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। वह कौन कौन से हैं दोस्तों? मोनेरा हो गया। कौन कौन से हो गए? मोनेरा हो गया, शॉर्ट में दोस्तों लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा। दूसरा हो गया दोस्तों प्रोकैरियोटिक। कौन सा हो गया? प्रोकैरियोटिक। तीसरा कौन सा हो गया? प्रोटिस्टा हो, माफ करिएगा, माफ करिएगा दोस्तों, दूसरा जो हो गया वह प्रोटिस्टा हो गया। क्या हो गया? प्रोटिस्टा हो गया। प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो ये दोस्तों मोनेरा के अंतर्गत ही आ जाता है। तीसरा जगत हो गया कवक दोस्तों। क्या हो गया? कवक हो गया। चौथा हो गया प्लांट और पांचवा हो गया
एनीमिलिया। कौन सा दोस्तों? एनीमिलिया। इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। जो प्रोटोजोआ है एनीमिलिया जगत के अंतर्गत नहीं आता। किसके अंतर्गत? एनीमिलिया जगत के अंतर्गत नहीं आता। इस बात को याद रखिएगा। एनीमिलिया जगत के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आते हैं? बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जो होते हैं वह आते हैं एनीमिलिया जगत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, वह वंश जिससे मनुष्य का संबंध होता है वह कहलाता है? प्राइमेटा कहलाता है, होमो कहलाता है, ममेलिया कहलाता है, या दोस्तों होमिनिडी कहलाता है? बताइए। बताइए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? होमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमो हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? दोस्तों जो ग्रेगर मेंडल साहब थे इन्होंने दोस्तों किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? प्रतीप संकरण, द्विसंकर संकरण, या फिर दोस्तों परीक्षार्थ संकरण, या दोस्तों एक संकर संकरण? बताइए। मेंडल ने दोस्तों किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक संकर संकरण के आधार पर यह नियम दिया था। इसको दोस्तों कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों परीक्षा में यह भी लिखा हुआ आ सकता है और यह भी लिखा हुआ आ सकता है। आप दोनों नामों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, जैविक विविधता का मूल स्रोत है उत्परिवर्तन, ब्रह्मांडीय विकास, वंशागति, या किण्वन क्रिया? बताइए। दोस्तों किण्वन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो दोस्तों जिसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। किसमें दोस्तों? कार्बनिक पदार्थों में किण्वन के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। वहीं ब्रह्मांडीय विकास की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत एक थ्योरी आती है जिसको याद रखना है आपको, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी आती है। ब्रह्मांडीय विकास उस परिवर्तन का अध्ययन है जिसमें दोस्तों बिग बैंग से मानव जाति तक सभी समय और सभी त्रिविम में हुए संचित विकासात्मक और जनक परिवर्तनों की विशाल संख्या का अध्ययन किया जाता है ब्रह्मांडीय विकास के अंतर्गत। यहां पर दोस्तों पूछा है जैविक विविधता का मूल स्रोत क्या है? तो जैविक विविधता का जो मूल स्रोत है वह उत्परिवर्तन है। क्या है दोस्तों? उत्परिवर्तन है। यह दोस्तों क्या है? यह एक डीएनए क्रम है। क्या है दोस्तों? यह एक डीएनए क्रम है। इस बात को याद रखिएगा। यह दोस्तों कोशिका विभाजन के दौरान किए गए डीएनए के प्रतिलिपिकरण की गलतियों उत्परिवर्तन जनक नामक रसायनों के संपर्क में आने और आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने या विषाणु द्वारा संक्रमण का परिणाम हो सकता है। क्या दोस्तों? उत्परिवर्तन। और यह दोस्तों जैविक विविधता का मूल आधार है। सीधा सा आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि जैविक विविधता का जो मूल स्रोत है वह उत्परिवर्तन है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें डीएनए में परिवर्तन होता है। आपको इतना याद रखना है, इतना ही परीक्षा में आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, जीन। दोस्तों जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? मेंडल के द्वारा, जोहानसेन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, न्यूटन के द्वारा? न्यूटन ने तो दोस्तों गति के नियम दिए थे। किसके दोस्तों? गति के नियम दिए थे। क्या दोस्तों मैंने सही बताया? क्या न्यूटन ने गति के ही नियम दिए थे या कुछ और दिया था इन्होंने? यदि मैंने दोस्तों आपको गलत बताया कि इन्होंने गति के नियम दिए थे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मैंने सही बताया तब भी आप बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं और इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि जीन्स शब्द का गठन किसने किया? तो इस शब्द का जो गठन करने वाले थे वह जोहानसेन थे। कौन थे दोस्तों? जोहानसेन थे। इस बात को याद रखिएगा। यह कैसे थे दोस्तों? यह वनस्पति शास्त्री थे। क्या दोस्तों? यह दोस्तों वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे, वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने दोस्तों 1919 में, कब दोस्तों? 1909 में जीन शब्द का उत्पादन किया या प्रतिपादन किया। इस बात को याद रखिएगा।
इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने आनुवांशिकता की इकाइयों का भी वर्णन किया। किसने? जोहानसन ने। ये बात भी याद रखिएगा। ग्रेगर मेंडल की बात की जाए दोस्तों, ये मेंडल साहब का नाम आया है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। आनुवांशिकी का जनक इन्हें माना जाता है। किसका जनक? आनुवांशिकी का इनको जनक माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन के अलील में कोई सम्मिश्रण नहीं होता और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, यह कथन संबंधित है प्रभाविता के नियम से, विसंयोजन के नियम से, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से, या दोस्तों प्राकृतिक वर्ण के नियम से? बताइए। जीन के अलील में कोई सम्मिश्रण नहीं होता और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, यह कथन से संबंधित है। यह दोस्तों विसंयोजन के कथन से संबंधित है। किसके दोस्तों? विसंयोजन के कथन से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें यह भी कहा जाता है कि युग्मकों के निर्माण के दौरान एक जोड़े के अलील इस प्रकार अलग हो जाते हैं कि युग्म के दो अलील में से एक अलील, दो अलग अलग अलील में से केवल एक से ही युग्म प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, क्या दोस्तों? प्राकृतिक वर्ण द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ए वालेस के द्वारा, ए वाइसमैन के द्वारा, या एच स्पेंसर के द्वारा? बताइए। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन महोदय थे। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स डार्विन महोदय थे। इन्होंने ही दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत भी दिया था। किसका दोस्तों? विकासवाद का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। इस बात को याद रखिएगा। इस बात का इन्होंने दोस्तों कहां पर वर्णन मिलता है? तो इनकी जो पुस्तक है द ओरिजिन, क्या दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह पुस्तक भी दोस्तों परीक्षाओं में पूछी जाती है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियोलस निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण का स्थल है? प्रोटीन के, दूत आरएनए के, अंतरण आरएनए के, या दोस्तों राइबोसोमल आरएनए के? बताइए। न्यूक्लियोलस निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण का स्थल है? तो दोस्तों यह राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का स्थल है। किसके? राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का स्थल है। इसको दोस्तों आर यानी आरएनए भी कहा जाता है। इस बात को भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वंशानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विलियम हार्वे, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, ग्रेगर मेंडल, या दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन? तो दोस्तों जो वंशानुगत का सिद्धांत है आप सभी जानते हैं ग्रेगर मेंडल ने दिया था, और इन्होंने दोस्तों मटर के दाने पर प्रयोग किया था। किस पर? मटर के दाने पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 18, अपने परिवार से विरासत में मिलने वाली विशेषताओं का चयन कीजिए। ऊंचाई, बाल, आंख का रंग, या दोस्तों अनुभव? बताइए। विरासत में यानी वंशानुगत रूप से निम्नलिखित में से कौन सी चीजें परिवार से प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों दूसरा, तीसरा और पहला। क्या दोस्तों? दूसरा, तीसरा और पहला। ये क्या है दोस्तों? ये सभी क्या होते हैं? वंशानुक्रम से हमको प्राप्त होते हैं। परंतु जो अनुभव है दोस्तों ये हम यहीं पर अर्जित करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए के मूलभूत निर्माण खंड हैं। दोस्तों डीएनए के मूलभूत निर्माण खंड कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनी आधार, फास्फोरस और डीऑक्सीराइबोज। ये दोस्तों डीएनए के मूलभूत खंड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक जीन डीएनए की अपेक्षाकृत कम ऊंचाई है जो डॉट डॉट के लिए कूट करता है। वसा के लिए, प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए? बताइए। एक जीन डीएनए की अपेक्षाकृत कम लंबाई है। एक जीन की दोस्तों डीएनए की अपेक्षाकृत कम लंबाई है जो दोस्तों प्रोटीन, किसके दोस्तों? प्रोटीन के लिए कूट करता है। किसके लिए? प्रोटीन यानी प्रोटीन के लिए कूट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।